मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तत्पुरुष समास का दूसरा भेद तृतीया तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने तत्पुरुष समास के परिभाषा को जाना, तत्पुरुष समास के मुख्यतः अंग जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है और समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत ही तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। उन 6 भेदों में पहला हम लोगों ने द्वितीया तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया कि जिस समासिक शब्द का पहला पद कर्म कारक में हो तथा द्वितीया विभक्ति में हो उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण से भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग तृतीया तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। इसका परिभाषा मैंने समझने के लिए हिंदी में लिख दिया है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद, जिस समासिक शब्द का पहला पद कर्ण कारक में हो तथा तृतीया विभक्ति में हो। ऐसे भी सामान्यतः जहां भी कर्ण कारक होता है, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति ही होती है। कारक प्रकरण में सूत्र है कर्णे तृतीया। जहां भी कर्ण कारक होता है, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति ही होती है। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद कर्ण कारक हो, उसमें तृतीया विभक्ति लगी हो, उसे ही हम तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। यह स्पष्ट है। द्वितीया तत्पुरुष समास में भी जो पहला पद था उसमें कर्मकारक हुआ था और द्वितीया विभक्ति लगी थी। ठीक वैसे ही तृतीया तत्पुरुष समास में पहले पद में कर्णकारक होगा और उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। इसके लिए एक अत्यंत ही प्रसिद्ध सूत्र है जो यह बताता है कि कहां कहां पर तृतीया तत्पुरुष समास होगा। तो ये लिखा मैंने पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण तृतीया। पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र और सलक्षण शब्द में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसा कि हम सभी उदाहरण से देखेंगे। तो मैंने यहां लिखा मासेन पूर्वः। मासेन पूर्वः का समस्त पद होगा मास पूर्वः। मास पूर्वः समस्त पद है और मासेन पूर्वः जो है इसका विग्रह पद है, समासिक विग्रह है। मासेन, मासेन का अर्थ होता है महीने से और पूर्व का अर्थ होगा पहले। मासेन पूर्व यानी महीने से पहले। जैसा यह अर्थ प्रदान करता है मास पूर्व कहने पर भी वही अर्थ प्रदान करता है महीने से पहले। यहां तृतीया तत्पुरुष समास क्यों हुआ? क्योंकि मास शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है। मासेन पूर्वः जो है इसका प्रथम पद मासेन है और यहां प्रथम पद में तृतीया विभक्ति लगी है। प्रथम पद में तृतीया विभक्ति लगने के कारण यहां पर तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। अब समस्त पद कैसे बनता है? जैसा हम लोगों ने पहले भी जाना है कि समास जब होगा तो वहां से विभक्ति हट जाएगी। मासेन का मूल पद है मास, अब मास में पूर्व जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मास पूर्वः। कैसे समस्त पद बनता है या समस्त पद से विग्रह कैसे बनता है? मास पूर्व। मास पूर्व कहने से अर्थ निर्देशित हो जाता है महीने से पहले, से में लगाव है, इसलिए मास शब्द में तृतीया हो जाएगी विग्रह करने पर और वहां मासेन पूर्वः। दोनों तरफ से हमें भली बात समझना है कि समस्त पद कैसे हो रहा है और समस्त पद से हम विग्रह किस प्रकार करके लिखते हैं। फिर मैंने लिखा मात्रा सदृशः। मात्रा सदृशः माने माता के समान, मातृ सदृशः माता के समान। यहां मातृ, मात्रा का मूल पद है मातृ और मातृ में जब तृतीया लगता है तो वह बन जाता है मात्रा। मात्रा सदृशः। तो
मात्रा सदृशा से मातृ सदृशा कैसे बना? यह स्पष्ट है बिल्कुल, क्योंकि जब हम यहां से विभक्ति हटा देंगे तो इसका मूल पद बन जाएगा मातृ, और मातृ में सदृशा जब जोड़ेंगे तो यह पद बन जाएगा हमारा मातृ सदृशा। ठीक वैसे ही जो अगला पद है हमारा पितृसमः। पितृसमः विग्रह क्या है? पित्रासमः। मूल पित्रा का है, मूल पद है पितृ, और पितृ में जब समः जोड़ देंगे तो पितृसमः बन जाएगा। सामासिक पद और सामासिक विग्रह किस प्रकार होता है यह बार बार समझाया जा रहा है आपको, कि जब हम विग्रह करेंगे तो इसके आधार पर करेंगे, और विग्रह से जब हम समस्त पद करेंगे तो जो विग्रह हमारे साथ होगा उसका जो प्रथम पद है इसमें से विभक्ति को हटा लेंगे, तब दोनों पदों को एक साथ जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तभी वह मिल भी पाएगा। तो पित्रा में तृतीय, यहां तृतीया लगी है, इसका मूल पद पितृ है, मूल पद जब आएगा तब जोड़ देंगे तो पितृ समः बन गया, पितृ समः। ठीक वैसे ही एकेन ऊनम, एक ऊनम, एकेन ऊनम, एक, यहां एक में तृतीया लगी बन गया एकेन, तो एक ऊनम और धनु बराबर हो, पढ़े हम लोग संधि भी, तो एक धन ऊनम बराबर एक ऊनम, यहां भी विभक्ति हट जाती है। तो वाचा कलह, वाचा कलह में भी यहां वाचा, वाचा तृतीया है, और जब इसको जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा वाक कलह। वाक शब्द है, वाक मीन्स वाणी, तो वाक कलह यहां है आचारेण निपुण। आचार शब्द में तृतीया लगी है तो बन गया है आचारेण, और निपुण एक साथ जोड़ दिए तो बन गया आचार निपुण। ठीक वैसे ही मासेन अवरह, मासेन का मूल पद है मास, और मास में अवरह जब जोड़ दिए तो बन गया मासावरह। यहां भी रामेण हतः, रामेण आसान शब्द है एकदम, राम में तृतीया लगती है तो बन जाता है रामेण, और राम हतः। कहीं भी जब हम समस्त पद बनाएंगे, समास बनाएंगे, तो जो बीच की विभक्ति है इस विभक्ति का ह्रास हो जाता है, इस विभक्ति को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो राम हतः बन गया राम हतः। विद्याहीनः, विद्या से हीन, विद्या तृतीया, विद्या से हीनः हीन, तो विद्या से हीन है, विद्याहीनः जो पद है हमारा वह भी यही अर्थ प्रदान करता है, विद्याहीनः माने विद्या से हीन। तो विद्याहीनः से विद्याहीनः कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ मूल पद है विद्या, और जब हम समस्त पद बनाते हैं, समास बनाते हैं, तो विभक्ति को हटा देते हैं। जब विभक्ति को हटाएंगे तो विद्या में या हट जाएगा और ये विद्या बन जाएगा, और यह विद्याहीनः पद जो है बन जाएगा। एकदम बिल्कुल सरल है। एक बार यदि दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस प्रकार से विग्रह से समस्त पदों का निर्माण हो रहा है, तो आप अपने से करने में भी बिल्कुल जो है आसानी महसूस करेंगे, सरलता महसूस करेंगे। और ऐसे भी हम उदाहरणों की संख्या लगभग जितने भी शब्द महत्वपूर्ण हैं, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी शब्दों का समावेश हम पढ़ाते वक्त करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो ये हमारा तृतीया तत्पुरुष समास है। तृतीया तत्पुरुष समास क्यों है? क्योंकि जितने भी पद अभी उदाहरण में हमारे मिले, उन समस्त पदों का जो पहला पद है, सामासिक शब्दों का जब विग्रह करने पर जो पहला पद है, उसमें सब में तृतीया लगी है। मासेन, मात्रा, पित्रा, एकेन, वाचा, आचारेण, मासेन, रामेण, विद्या इत्यादि जो पद हैं, सब में तृतीया विभक्ति लगी है। और यह परिभाषा के अनुरूप भी है। परिभाषा में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद कर्णकारक में हो, तृतीया विभक्ति वहां लगी हो, वहां तृतीया तत्पुरुष समास ही होता है। अब आगे हम देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास का तीसरा भेद हो गया चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक
वही परिभाषा यहाँ भी हो जाएगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संप्रदान कारक, जिस समासिक शब्द का पहला पद संप्रदान कारक तथा चतुर्थी विभक्ति में हो उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। और संप्रदान का चिन्ह क्या है? को, के लिए। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कहाँ होगा? जिस समासिक शब्द का पहला पद जो है चतुर्थी विभक्ति में होगा, संप्रदान कारक में होगा, उसे हम चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे भी निर्दिष्ट है कि जहाँ भी संप्रदान होगा वहाँ चतुर्थी होगी। लिखा कारक प्रकरण में संप्रदाने चतुर्थी, यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब हम कारक प्रकरण का अध्ययन करने लगेंगे तो इन सूत्रों का भी, चाहे वह परिभाषा सूत्र है या विभक्ति सूत्र है, उन समस्त सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। आगे आ जाते हैं हम इसके उदाहरण पर, चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण पर, जहां के उदाहरणों के प्रथम पद में क्या लगी है? अब चतुर्थी विभक्ति लगी है। जैसे भूताय बलि है, भूत बलि है, जीव की बलि। भूताय माने जीव के लिए, बलि माने बलि। भूताय भूत माने जीव होता है, अब भूताय हो गया तो भूत के लिए, जीव के लिए, अब बलि माने बलि। तो यहां भी भूत बलि कैसे बन गया यह स्पष्ट है। जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने समझ लिया है कि जब समस्त पद बनता है, समासिक पद हम बनाते हैं तो बीच की विभक्ति को हटा देते हैं। तो भूताय का मूल पद है भूत, और भूत में हम बलि को जोड़ देंगे तो बन जाएगा भूत बलि। ठीक वैसे ही राष्ट्राय हितम, राष्ट्र के लिए, हित अर्थात भलाई। राष्ट्राय राष्ट्र के लिए, तो यहां भी चतुर्थी लगी है, यहां से विभक्ति हटाएंगे तो इसका मूल पद हमें मिल जाएगा राष्ट्र, और राष्ट्र में हितम को जोड़ेंगे तो हमारा समस्त पद बन जाएगा राष्ट्र हितम। आगे आ गए हम लोग अगले उदाहरण पर। सीसोह सूखम, सीसोह, सीसोह में भी चतुर्थी लगी है, और सीसोह का मूल पद क्या है? सीसु। सीसु का चतुर्थी में हो जाता है सीसोह। तो सीसोह का मूल पद हो गया सीसु, और सूखम तो जोड़ दिए यहां, तो क्या बन गया समस्त पद हमारा? सीसु सूखम। आगे है गवे रक्षितम, गाय की रक्षा, गाय के लिए रक्षा। तो गवे, गवे से विभक्ति को हटा देंगे तो मूल पद आ जाएगा गो रक्षितम। यहां लिखा हुआ है, दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो हमारा समस्त पद बन गया गो रक्षितम। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक दो के बाद अपने से भी आदमी करने लगता है, आसान हो जाता है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ और मैं अपने से चाहता हूँ कि हमारे सभी बच्चे जो है आसानी पूर्वक समझ जाएं, इसलिए हम लिखे हुए सभी पदों को किनारे किनारे करके या एक साथ जोड़ करके, दोनों ही क्रिया में अलग अलग करके भी और एक साथ जोड़ करके पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आगे है लोकाय हितम, लोक, लोक यहाँ लोकाय माने संसार के लिए, हितम मीन्स भलाई, लोक का अर्थ होता है संसार, और लोकाय से जब हम विभक्ति हटाएंगे तो यहाँ मूल पद हमें मिलेगा लोक, और लोक को लोक और हितम को जोड़ेंगे तो समस्त पद बन जाएगा लोक हितम। पाकाय शाला, पाकाय में भी चतुर्थी लगी है, जब यहां से विभक्ति को हटाएंगे तो मिल जाएगा हमें पाक, और यहां शाला है तो समस्त पद हमारा बन जाएगा पाकशाला, यानी रसोई घर, जहां पर खाना बनाने का घर। आगे आ गए हम पाठायशाला, पाठशाला विद्या अध्ययन का जो मंदिर है, घर है, जहां हम सभी अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाठशाला। और इसका विग्रह क्या है? पाठायशाला। पाठाय माने पढ़ने के लिए, यहाँ भी चतुर्थी लगी है, चतुर्थी को जो ही हटाते हैं तो यह पाठ शब्द आ जाता है और ये शाला, और बन जाता है समस्त पद हमारा
पाठशाला। और यहाँ है यूपाय, यूपाय दारुः, यज्ञ के लिए लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी, यूपदारुः। यूपाय, यूपाय में भी चतुर्थी है, जब हटाते हैं चतुर्थी विभक्ति से रहित करते हैं तो यहाँ मूल पद मिल जाता हमें यूप, और ये है दारु तो बन जाता है समस्त पद हमारा यूपदारुः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से तृतीया तत्पुरुष समास और चतुर्थी तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। आगे अभी हम लोग पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास का अध्ययन तत्पुरुष समास के अंतर्गत करेंगे। और मेरा प्रयास होगा सरलतम ढंग से समस्त समास प्रकरण ही क्या, समस्त व्याकरण खंड को जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक मैं समस्त वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अध्ययन करा दूं। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल पाए। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ये आपसे मेरा निवेदन होगा। बाकी आगे हम पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।